have to write 250 words or 200 words, even 150 words. Yes. Many times it becomes so difficult, मतलब वो दिमाग अटक जाता है. तो हाउ यू मैनेज? बहुत लोगों को वो फोमो फैक्टर हो जाता है कि मैं छोड़ के, मतलब मैं बहुत सारा पार्ट की जगह मैं कुछ लिमिटेड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ. ये एक बहुत खतरनाक टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बुरा मुझे लग रहा है कि ओपन एंडेड आ रहा है और करंट लिंक आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की असर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के ऊपर क्या हो रही है, वुमेन की जो एक मैरिजेबल एज में सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ वेरी डायनामिक टॉपिक आई वुड से. तो उनके लिए क्या, मतलब न्यूज़पेपर्स तो चलो आते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, बट इट इज नहीं आ पाते, मतलब वो उनको पता नहीं चलेगा कि यार मैं एक्सट्रैक्ट क्या करूं. यस सर, क्वेश्चन आजकल क्या हो रहा है कि अब GS1 भी जो थोड़ा स्टैटिक होता था, वो भी डायनामिक हो गया है और सर टॉपिक्स इंटरलिंक करके पूछे जा रहे हैं. आता बहुत सारे लोगों को है, बट हाउ दे प्रेजेंट आल्सो मैटर्स. यस. हेलो, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दोस्तों. यूपीएससी CSE 2026 का अभी बिलसी की एक पूरा फर्स्ट प्रेस खत्म हुआ है प्रीलिम्स का, और हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं मेंस के लिए क्या करना है. हमारे साथ 2025 के टॉपर है उज्जवल प्रियंक जी. आपका स्वागत है ऑल इंडिया रैंक. थैंक यू सर. और इनका थर्ड अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी CSE के अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, एंड ही विल हेल्प अस टू गाइड व्हाट कैन बी डन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट फेज अराउंड. वी हैव गॉट अराउंड 80-90 डेज लेफ्ट, एंड इनका एक्सपीरियंस है क्योंकि एक मेंस उज्जवल जी के द्वारा ऑलरेडी पहले लिखी गई थी जी, और वो इंटरव्यू तक आप शायद पहुंचे भी थे. हाँ सर. रिट्रीट हुआ और फिर बीच में एक फेज ऐसा भी आया कि जहां प्रीलिम्स नहीं हो पाए, देन यू आर एबल टू क्लियर. तो yes. आपने ऑलमोस्ट 2 मेंस का एक्सपीरियंस है. यस. तो हम लोग GS पेपर 1 के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करते हैं और कैसे अप्रोच किया जा सकता है. दोस्तों, आप सभी को पता होगा, इनफैक्ट GS पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ वेरियस टॉपिक्स. उसमें हिस्ट्री कल्चर से सवाल आता है, ज्योग्राफी से आते हैं, सोसाइटी से, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन रिलेटेड इश्यूज से, अर्बनाइजेशन और उसके रिलेटेड इश्यूज से, और उसके सिवाय इजम्स, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म. हम इस टॉपिक को, इस वीडियो को पूरा ब्रेकअप कर देंगे इन डिफरेंट फेजेस, सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल अराउंड. अगर आप इस बार की मेंस लिख रहे हो तो हम लोग मेंस का QEP क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम भी कंडक्ट करवा रहे हैं एट 9999 रुपए के अंदर. वी आर हेल्पिंग यू टू कवर द होल मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल. तो आप इसमें भी ज्वाइन करिए. बाकी हमारी नई बैचेस है, आगाज बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, इन सब के अंदर भी आप फाउंडेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उसके ऊपर क्लिक करके फर्दर आगे बढ़िए. पहला फेज के ऊपर, पहला टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं. हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में खास करके अगले 80-90 दिन जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी लेंथी सब्जेक्ट है ना. उसमें एंशिएंट, यस, मिडिवल और उसके रिलेटेड कल्चर आता है, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री. आपकी इनपुट्स कैसे रहेगी? सर सबसे पहले हिस्ट्री को मैं जब मेंस के लिए पढ़ूंगा तो उसमें एक अप्रोच रहेगी कि फॉर प्रीलिम्स मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो मेरे नोट्स होंगे वो कॉमन होंगे दोनों में. ओके. उसके बाद सर जब वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है सर. हेयर व्हाट आई वुड डू कि जो थीम्स यूपीएससी पूछ रहा है, जैसे लिटरेचर पूछ रहा है वो किसी सपोज किसी ईयर में उन्होंने पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो एटलीस्ट वो थीम्स को पकड़ के उनमें मेरे पास नोट्स होने चाहिए, सो दैट कि अगर उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आ गया, सपोज उन्होंने सर चोला पे पूछा है, नेक्स्ट टाइम वो गुप्ता पे या फिर सतवाहना पे पूछ सकते हैं, राष्ट्रकूट, पल्लव, किसी पे भी पूछ सकते हैं. तो बट सर मेरे जो ब्रॉड पिलर्स होंगे वो सेम होंगे कि मुझे कैसे क्वेश्चन को सब टॉपिक्स में बाइफरकेट करना है. मतलब आपका मानना है कि एक तो डायनेस्टी वाइज अपन कर सकते हैं, थीम में आपने एक लिटरेचर की थीम पकड़ ली, आर्किटेक्चर की एक थीम पकड़ ली, पेंटिंग की एक थीम पकड़ ली, यस, या आपने पकड़ के चलो स्कल्पचर के ऊपर, जैसे गांधार के ऊपर 1-2 बार सवाल आ चुके हैं जी, तो हम सिलेक्टिव रहने की कोशिश करें. यस सर. राइट. तो मॉडर्न के केस में आपने बताया कि उसमें तो आपने नोट्स प्रीलिम्स के लिए कॉमन की थी, पर नॉर्मली होता ये है कि मॉडर्न में बहुत एनालिटिकल सवाल आते रहे. हाँ सर. और उसको फिर कैसे डील करते हो, क्योंकि नोट्स एक होता है, अच्छा आपने तैयारी तो कर दी, बट देन यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स और 200 वर्ड्स, इवन 150 वर्ड्स. यस. मेनी टाइम्स इट बिकम्स सो डिफिकल्ट, मतलब वो दिमाग अटक जाता है. तो हाउ यू मैनेज दिस? सर एक तो जब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में. सर सपोज कि जितने भी हमारे मूवमेंट्स रहे हैं, जैसे NCM, CDM, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो मूवमेंट्स के कॉजेज, इम्पैक्ट हमें पता होने चाहिए. वो तभी सर डेवलप होगा व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट. तो उनके ऊपर प्रैक्टिस होना चाहिए. उसके बाद सर मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो है सर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स. राइट. तो उस पर सर हर
अल्टरनेट ईयर या 2 साल पे एक रिफॉर्मर पे क्वेश्चन आता है, पर्सनालिटी बेस आता है, कभी मोहन रॉय के ऊपर आ गया, जैसे इस बार ज्योतिबाई फुले सर के ऊपर आया था। तो सर जितने भी एटलीस्ट जो प्रोमिनेंट हमारे रिफॉर्मर्स हैं उनके ऊपर मुझे आइडिया होना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है, तो आई विल रिवाइज दैट थिंग। और सर थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे लगी कि हमें थोड़ा सा सर यहाँ पे एनालिटिकल पढ़ाई करनी पड़ेगी, इन द सेंस कि जैसे यूपीएससी कभी पूछता है कि व्हाई द ब्रिटिशर्स वर एबल टू सबऑर्डिनेट इंडियन रूलर, हाँ, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेसर आर्मी कंपेयर्ड टू द इंडियन। तो थोड़ा सा सर यहाँ पे मॉडर्न को हमें थोड़ा सा फैक्ट से हटके जो एनालिटिकल पार्ट होता है कि व्हाई पोर्चुगीज वर एबल टू ओनली गो इन फ्यू एरियाज, तो उस तरीके से कुछ एनालिटिकल थिंग पे फोकस करना है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो चले हैं मास मूवमेंट के केस में। तो दोस्तों ये तो मेजर थीम रही मॉडर्न की, आपने बताई। एंशिएंट मेडिवल में तो ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री साइड गए नहीं, और कल्चर के ऊपर से आपने ज्यादा फोकस किया, वो चाहे आर्किटेक्चर हो, स्कल्पचर हो। बट इसमें नॉर्मली ये होता है कि बहुत लोगों को वो फोमो फैक्टर हो जाता है कि मैं छोड़ के, मतलब मैं बहुत सारा पार्ट की जगह मैं कुछ लिमिटेड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो हाउ यू मैनेज दिस पार्ट? वो पीवाईक्यू बेसिस के ऊपर ही आपने ट्रेंड देखा या? सर यहाँ पे 2 चीज़ वर्क की मेरे लिए। एक तो PYQs मैंने एनालाइज किए थे, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे गुप्ता पल्लव्स पे आंसर आ रहे हैं लिखने तो मैं रिलेवेंट चीज़ पे लिख लूंगा, स्टैटिक की नॉलेज को लिंक करके। और दूसरा था कि मैं मॉक्स प्रैक्टिस कर रहा था, आई वाज लाइक राइटिंग अ लॉट ऑफ मॉक्स। तो जितने थीम्स मॉक्स में आ रहे हैं सर उनको मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब जो मैं नहीं लिख पा रहा था टेस्ट में अच्छे से, तो उनको कर पा रहा था। उनका स्टैटिक आपने अच्छे से। यस सर। और नॉर्मली एक तो ये हो गया, इसमें अब फिर फैक्ट्स के लिए आपने अलग से कुछ नोट्स या वैसा बनाया था? यस सर। सर हिस्ट्री में एक तो मैं बोलूँगा कि हम लोगों को लगता है कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है सर, बट मैंने इसमें करंट अफेयर्स को लिंक किया था। सर जैसे इस बार IVC पे क्वेश्चन आया था, तो उसका जो सर मैंने कंक्लूजन लिखा था, आई एंडेड ऑन द नोट कि जो लोथल में अभी हम लोग नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू व्हाट वाज देयर इन IVC। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद सर जो हमारा क्वेश्चन आया था इस बार ऑन चंदेल आर्ट, चंदेला आर्ट, तो सर चंदेला आर्ट, हाँ, तो उसको सर मैंने लास्ट में कंक्लूजन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और टूरिज्म पे एंड किया था। राइट। तो ये मेरी थोड़ी यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी रही थी। राइट। तो दोस्तों उज्जवल हमें ये बता रहे हैं कि देखो आंसर राइटिंग में कैसे, देखो एक होता है स्टैटिक रखना और स्टैटिक के साथ लिंकअप, क्योंकि द फील्ड इज योर्स अल्टीमेटली। वो जो स्पेस है उसमें आप अगर क्वालिटेटिव लिखोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। yes, तो ये तो हो गई मॉडर्न की कल्चर की कंटेक्स्ट में। अब इसके साथ साथ एक और टॉपिक हिस्ट्री के अंदर से जो आता रहता है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और इसका वेटेज बहुत फ्लक्चुएट होता है। yes. चौथा एक टॉपिक जो भी है जो मॉइंस के अंदर आपको पूछता रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री। जरा इसके बारे में भी थोड़ा इनपुट दे दिए कि कैसे इसको डील किया आपने। सर इन 2 टॉपिक्स का मुझे क्या लगा कि इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी शॉर्ट है, उसको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं ना लेसर टाइम। सर जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पेसिफिकली दे रखा है कि 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, तो जितने भी सर टॉपिक थे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच, इटली, जर्मनी यूनिफिकेशन, वो सारे पे सर मैंने 2 पेजर नोट्स बना लिए थे। और सर दैट वाज इन द सेंस कि वहां पे मैं फैक्ट्स नहीं लिख रहा था, क्योंकि सर वो एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो उनके कॉजेज क्या थे, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था। और सर डायरेक्टली वो क्वेश्चन हिट हुआ था कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द कंटेम्प्रेरी एज। तो सर यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला फैक्ट से ज्यादा थोड़ा एनालिटिकल होने की जरूरत होगी यहाँ पे। और बिल्कुल सर जो कीवर्ड्स दे रखे हैं यूपीएससी ने, डीकोलोनाइजेशन, वो सारे वर्ड्स पे हमारे पास नोट्स के ऊपर सवाल आए थे। हाँ, तो वो सारे चीज होनी चाहिए। 1 पेजर 2 पेजर बना दिया थीम के ऊपर। यस। एंड सर पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी मैंने यही किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 से लेकर के टिल 2000 की जो एरा रही है, उसमें सर मैंने पॉलिटिकल क्या क्या चेंजेस हुए थे, हाउ वी मूव फ्रॉम वन पार्टी देन मूविंग थ्रू ट्रांजिशन, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस हुए थे, एक ब्रॉड आइडिया थी। और फाइनली सर कि हमारे सोशल चेंजेस जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे भी सर PYQ का ये बहुत इसमें इम्पैक्ट था। मैंने PYQ को ट्रेंड समझ में आ रहा था सर। राइट। तो एक तो PYQ सेंट्रिक है, और इसमें नॉर्मली वो एक इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बुक आती है, बहुत लोग रेकमेंड कर, आपने पढ़ी थी वो? सर एक्चुअली मैं उतने डिटेल में उसको इंडिया आफ्टर गांधी करके लोग कहते हैं कि हाँ, नहीं सर मैं वो बुक नहीं पढ़ पाया। जहाँ पे भी मैं टॉपिक्स देखता था, जो दिक्कत होती थी उसके लिए मैं यूट्यूब लेक्चर्स को एक्सेस। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो थी जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री कल्चर के कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजी, और मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको कहानी समझ में आ गई है कि उज्जवल ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने मॉक क्वेश्चंस भी मतलब सबसे ज्यादा लगाए थे, ऑलमोस्ट सबके अंदर लगाए थे। यस सर, टॉपिक के अंदर सर ऑलमोस्ट 4 to 5 फुल लेंथ मॉक्स लगाए थे। अच्छा, 4 to 5 फुल लेंथ मॉक्स हिस्ट्री कल्चर में ही।
खैर अब यहाँ से थोड़ा ज्योग्राफी के अंदर चले जाते हैं। अब ज्योग्राफी में मतलब आपका जो मेंस वाला साल था पिछले साल 25 वाला, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर से बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए, राइट? ओके। और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में भी वो पूछ देता है। तीसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में भी वो इंडस्ट्रीज, लोकेशन और उसमें से सवाल आ रहे हैं। जी सर। तो हाउ यू डिड फॉर दिस ज्योग्राफी अराउंड? सर ज्योग्राफी में अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया था कि जितने भी क्वेश्चंस थे, आई फाउंड कि जो 3 सब्जेक्ट हैं, सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उनमें सबसे ज्यादा डायग्राम्स बनाने का स्कोप ज्योग्राफी में है। राइट। तो यहाँ पे जितना ज्यादा हो सकता मैं सर अब डायग्राम्स को यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल सर कि सुनामी का क्वेश्चन था, तो आई मेड अ वेव फॉर डायग्राम। उसके बाद सर मैप्स, राइट सर आई ट्राइड कि हर एक क्वेश्चन में मैं अगर कोई लोकेशन दिखानी है तो मैं मैप्स यूज करूं। मैप से ही आप आंसर पूरा कर, वर्ल्ड मैप हो या इंडिया का मैप हो, दोनों। और सर फाइनली मैंने बहुत सारे मैप्स प्रैक्टिस किए थे कि यदि क्लाइमेट को लेके क्वेश्चन आ जाएगा इंडियन को, तो मैं फॉरेस्ट को दिखा दूंगा, यहाँ पे ऐसा फॉरेस्ट है। और सर दैट हेल्प मी कि मैंने टेक्टोनिक प्लेट्स प्रैक्टिस किए थे और उस पे क्वेश्चन था, तो मैंने एक वर्ल्ड मैप पे टेक्टोनिक प्लेट्स दिखा दी है। पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप का दिखा के आपने, यस, तो भाई इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, हाँ, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को जिगजैग कर दिया था, जिगजैग करके। यस, तो यही मेरी इसमें रही थी, मैप्स, डायग्राम्स। और फाइनली सर ज्योग्राफी में टू अ लार्जर एक्सटेंट सर जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कोई जियोफिजिकल फिनोमेना पे क्वेश्चन आया, तो दैट इज लिंक टू करंट, राइट। तो सर मैंने उसमें भी जैसे एग्जांपल्स प्रिपेयर किए थे, जैसे मैंने सुनामी पे कामचाटका पेनिनसुला को मेंशन किया था जो लास्ट ईयर हुआ था, रशिया की तरफ, तो वो मैंने यूज किया। और सर फिर इसमें भी एक अप्रोच ये रखनी होगी कि यहाँ पर सर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर फोकस रहता है, तो आपने उसके भी एग्जांपल्स पहले से ही प्रैक्टिस यस। तो सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या रहता है कि मिनरल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, तो वो सारे थीम्स मैंने आइडेंटिफाई किए थे लास्ट ईयर के बेसिस पे, और उन पे मैंने प्रैक्टिस की थी क्वेश्चन को। और आई ट्राइड कि मैं जितने भी आंसर्स को एंड करूं सर, वो एक फॉरवर्ड लुकिंग एंड हो क्वेश्चन पे। तो कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे आप एग्जांपल कोई दे पाओगे सर, आपको याद आ रहा है? हाँ सर, आई एम एबल टू रिमेंबर 2 एग्जांपल। जैसे सर एक सुनामी का क्वेश्चन था, तो सर वहाँ पे कॉजेज इफेक्ट्स पूछे थे, बट अपने आउटकम कोई सॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यस। तो आई एंडेड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट कि होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं टू मिटिगेट एंड मैनेज द रिस्क, अर्ली वार्निंग सिस्टम, यस। उसके बाद सर उसी तरीके से मुझे याद आ रहा है कि देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन क्लाइमेट चेंज की सी लेवल का राइज हो रहा है, तो वहां पर भी सर आई ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट द थिंग्स कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन तुवालू, किरिबाटी। तो जस्ट आई रोट देयर कि टू इंश्योर दैट सच थिंग्स डज नॉट हैपन इन इंडिया, वी नीड टू बी अ प्रोएक्टिव इन मैनेजिंग द थ्रेट्स एंड ऑल। तो नॉर्मली ये तो आपने करंट के साथ, पर इसका सोर्सेस मतलब जैसे प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ा था वही चीज आपने पढ़ी, जैसे हिस्ट्री में तो आपने कहा कि आई बेसिकली रिवाइज्ड द कोर थिंग्स अराउंड। ज्योग्राफी के लिए नया कुछ किया था आपने मेंस के? सर ज्योग्राफी के लिए यस, नया मैंने किया था कि सर जैसे जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा सर हम लोग थोड़ा स्टैटिक होके पढ़ते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, थोड़ा सा मतलब इंडियन ओशनोग्राफी हो गया, तो नो डाउट वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको रिवाइज करके जाना जरूरी है। बट सर उसके अलावा व्हाट आई डिड इन ज्योग्राफी वाज कि सर मैंने करंट अफेयर्स को अपडेट किया अपना, और सर ज्योग्राफी के लिए इन पर्टिकुलर मैंने टॉपर आंसर्स काफी रीड किए हैं। ओके, टॉपर क्या कि हाउ टॉपर्स आर ट्राइंग टू लाइक यू नो फिगर आउट क्वेश्चन जो उनको नहीं आ रहे हैं, बट फिर भी वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। राइट सर जैसे फ्योर्ड्स वगैरह पे क्वेश्चन आ जाता है, तो फिजिकल ज्योग्राफी फीचर्स के ऊपर आया हुआ है, तो वो टाइप को कैसे मैं करूंगा, तो उसके लिए टॉपर आंसर्स हेल्प अ लॉट। और सर अगेन ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एज मेनी एग्जांपल्स आई कुड। राइट, मेन तो एग्जांपल सेंट्रिक आप इसके अंदर से प्रैक्टिस करते थे, तो इसमें भी मॉक क्वेश्चंस आपने सॉरी, तो इसमें भी आपने मॉक क्वेश्चंस लगाए होंगे? हाँ सर, मैंने लगाए थे मॉक क्वेश्चंस इसमें भी। तो इसमें भी मतलब, तो दिस is how you are able to deal with geography questions around as well. Interesting approach है। चलो इसमें तो सोर्सेस है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में है। ये एक बहुत खतरनाक टॉपिक है क्योंकि ये बहुत बुरा मुझे लग रहा है कि ओपन एंडेड आ रहा है और करंट लिंक आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की असर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के ऊपर क्या हो रही है, वुमेन की जो एक मैरिजेबल एज में सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ वेरी डायनामिक टॉपिक आई वुड से। और इसके लिए आपको मतलब एनसीईआरटी एक है वो इंडियन सोसाइटी के केस में, उसमें बेसिक मिल जाता है समझने के लिए।
इसके लिए अप्रोच कैसा रहा था, मतलब इसको टॉपिक्स को, क्योंकि आपने फिल्टर भी करना पड़ता है कि भाई मुझे मेरे लिए रेलेवेंट है वही पढ़ना है, तो हाउ यू डील्ड विद दिस? सर क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा अच्छा, सोशियोलॉजी के खिलाड़ी है। तो वहां से एक मुझे थोड़ी बहुत हेल्प हुई, बट इसके लिए सर मैंने एक अलग भी तैयारी की। अच्छा, आपने अलग से किया? हाँ, इसमें ये क्या किया मैंने सर, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं तो देयर थोड़ा हमें डिटेल में जाना होता है। मतलब वो इंडियन सोसाइटी आपका जो पेपर 2 में आता है, पर वो थोड़ा सोशियोलॉजी के थॉट में आता है। बट यहाँ पे सर व्हाट आई फेल्ट वाज कि यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक की चीजों को अपने करंट से लिंक करना होगा। सर की सेंट सर मैंने इसमें काफी सारे कीवर्ड्स यूज किए थे। मैंने नोट्स बना रखे थे। फॉर एग्जांपल कि यदि ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया तो सर एक होगा जनरल कि एक लोग बोल देंगे कि इट इज इम्पैक्टिंग द कल्चर और थ्रेट टू कल्चर, ये एक नॉर्मल मतलब लैंग्वेज है। मैंने सर यहाँ पे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे कि मैं लिखूंगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कल्चर, मैं लिखूंगा होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, या फिर कल्चरल रिवाइवलिज्म इज हैपनिंग ड्यू टू दिस। तो एक तो सर कीवर्ड्स पे काफी ज्यादा काम किया। अगर कोई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विमेन कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हाउ विमेन are getting impacted, say feminization of rural households, then double shift कि women are coming to office and then going back home and then to they work. also have a family responsibility. हाँ, तो सर एक तो कीवर्ड्स पे मैंने वर्क किया। उसके बाद सर इंडियन सोसाइटी में एग्जांपल्स लिखना बहुत जरूरी है कि इफ आपने सिर्फ स्टैटिक नॉलेज दे दी तो सर दैट विल फील लाइक कि यू आर अ बुकिश पर्सन, आप सोसाइटी को समझ नहीं पा रहे हो। तो सर जैसे मैंने इस पे प्रिपेयर किया था कि सपोज अ क्वेश्चन ऑन वेडिंग वुड कम, तो I would write about the lavish Ambani wedding that is happening place. या फिर सर I had prepared quotes, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था वेड इन इंडिया, तो इस तरीके के जो कैची कोट्स होंगे उसको मैं यूज करूंगा। एंड फाइनली सर इसमें एक मेरी अप्रोच यही रही थी कि थोड़ा सा अपने आप को नेचुरल रखना है। सर जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन जो हमारा फास्ट फूड कल्चर है वो बढ़ रहा है, तो सर इसमें मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। मैं क्योंकि एक तो होगा कि सर सिर्फ नेगेटिव लिख दिए कि हेल्थ है ये दिस एंड दैट, बाकी सारे, और मैंने सर उसमें लिखा कि इट आल्सो हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट, या फास्ट फूड है तो जो हमारी विमेन्स हैं उनको इवनिंग में थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, खाना बाहर से आ जाता है, खाना बाहर से आ जाता है, लोग अपने काम पे ज्यादा लगते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यस, तो मतलब यू रोट द अदर साइड एज वेल, यस, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा वही मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल भी होना पड़ेगा। एंड सर एक चीज जो इस बार मेरे लिए वर्क की दैट आई हैड मिस्ड इन 2023 वाज कि सर जो भी कीवर्ड्स होते थे उनका एक प्रॉपर डेफिनेशन बना लो। हाँ, मतलब एक आया तो मैं यही लिखूंगा। और ट्राई सर हम ये कर सकते हैं ना कि एक कोई बेसिक थिंकर का नाम डाल दें, जैसे ग्लोबलाइजेशन पे एंथनी गिडेंस को कोट कर सकते हैं, जीएस गुने को कास्ट पे कोट कर सकते हैं। तो ऐसे एक सर एक वैलिड इंट्रोडक्शन रखो, उसके बाद एग्जांपल्स कीवर्ड से अपने पॉइंट्स को आर्ग्यू करो, एंड देन फाइनली ट्राई टू गिव एन एनालिटिकल अप्रोच विद अ प्रॉपर कंक्लूजन। और इसमें भी फॉरवर्ड लुकिंग मतलब इश्यूज आएंगे, तो आप ये कह रहे थे कि इससे फॉर एग्जांपल एक डिवोर्स के ऊपर बहुत इश्यूज चल रहे हैं सोशल इश्यूज में, राइट? तो अगर सवाल आता है कि भाई डिवोर्स केसेस आर इंक्रीजिंग, तो हम मतलब इस तरह को डील कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब चलो रीजंस तो सब लोग लिख देंगे कि भाई अब एम्पावरमेंट हो चुका है सोसाइटी के अंदर, सब इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, ओपिनियनेटेड हो गए हैं, लेट मैरिजेस आल्सो। तो एक तो पर इसमें फॉरवर्ड लुकिंग हम लोग क्या करें? सर इसके लिए मैंने एक कंक्लूजन प्रिपेयर किया हुआ था। कैसे? तो सर इसमें मैंने यही कंक्लूजन किया था कि सिंस वी वर ट्राइंग टू टेक मैरिज एज अ सैक्रोसैंक्मेंट फॉर लाइफ, बट नाउ इट इज द टाइम टू रीडिफाइन एज द रिलेशनशिप ऑफ एजेस वेयर वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। सो टाइम एंड स्पेस हैज, यस। तो सर वही मैंने मतलब जो रिपीटेड थीम थे सर उसके लिए मैंने कंक्लूजन याद किए हुए। इस तरह से आपने मतलब उस थीम पे आएगा तो यू विल राइट इन द ट्रेंड। यस। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी एंड अप्रोच दैट यू हैव फॉलोड। बट चलो, आपकी तो सोशियोलॉजी तो आपका एक बेस था, जो खास करके अभी जो कैंडिडेट है अगले दिनों में 50 दिनों में तैयारी करेंगे, अगर वो सोशियोलॉजी को ज्यादा टच नहीं किया, क्योंकि प्रीलिम्स में कोई सोसाइटी को टच नहीं करता, जी सर, तो उनके लिए क्या मतलब न्यूज़पेपर्स तो चलो आते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, पर वो नहीं आ पाते, मतलब वो उनको पता नहीं चलेगा कि यार मैं एक्सट्रैक्ट क्या करूं। यस। तो उसके लिए कुछ कंसोलिडेशन करने की आवश्यकता आपको लगती है, या कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा थीम है, वुमेन थीम है, जेंडर रिलेशंस एक थीम है, मैरिज एक थीम है, ग्लोबलाइजेशन के 5-6 इम्पैक्ट है, सोसाइटी, एल्डर्स, बच्चे, फैमिली, ये थीम, ऐसी कोई थीम तैयारी कर सकते हैं? सर यस, मैंने इसमें जो क्या किया था कि देयर आर पीडीएफ्स अवेलेबल जहां पे यू कैन गेट द ईयर वाइज थीम्स, ईयर वाइज क्वेश्चंस। तो मैंने क्या किया था सर कि वो पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी और उनके ऊपर सर मैंने काफी रफ
मतलब पॉइंट्स बस लिखे थे, PYQs के ऊपर पॉइंट्स लिखे थे कि अगर ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा तो व्हाट आर द फ्यू कीवर्ड्स आई विल यूज, और उनको सर मैं रिवाइज करते रहता था। सर जैसे एक क्वेश्चन आया था कि इंटरकास्ट मैरिज से इंटर क्लास मैरिज, हाउ दे आर गेटिंग लिंक्ड, तो ऐसे जो सर PYQs हैं उनके ऊपर वी नीड टू मेक आर नोट्स, कीवर्ड्स, और सर उनको आप रिवाइज करते रहो। और साथ ही साथ सर सिलेबस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन वो पूछेंगे, उसके बाद वो विमेन पूछेंगे। तो ये चीज़ों को सर हम लोग थोड़ा अगर सिलेबस में भी एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर कि सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट्स बना लो, उसके बाद PYQ पे जाओ और फिर मॉक्स लगाओ, और जो मॉक्स में क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हो उनके ऊपर नोट्स बना लो। तो एक फेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फेज वाइज चलेंगे। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच आपने बताया और काफी बेहतरीन अप्रोच रखा। खैर, इससे अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल जाते हैं। इसमें ही वो अर्बनाइजेशन के रिलेटेड भी एक सवाल आते रहते हैं जी। अर्बन फ्लडिंग के ऊपर आ गया है और अर्बन इश्यूज के ऊपर आ गए, इनफैक्ट कभी अर्बन गवर्नेंस और उन सबको इकट्ठा करके कर देता है, और इसमें थोड़े बहुत अदर इश्यूज भी आते हैं। तो इसको कैसे नॉर्मली कभी कभी ह्यूमन ज्योग्राफी का कंटेक्स्ट भी इसमें से आ जाता है। यस। तो हाउ यू डेल्ट विद दिस? तो सर अर्बनाइजेशन के लिए अगेन मैंने क्या किया था कि इनके जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनको मैंने अच्छे से बना लिए थे। इस पे मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स याद कर लिए थे, डेटा इसमें याद किया, डेटा याद किया था अलॉन्ग विद सोर्सेज कि लाइक बाय 20-30-40% पीपल वुड बी लिविंग इन अर्बन एरियाज, या फिर 2011 सेंसस कहता है कि स्लम्स में 17% लोग रह रहे हैं। तो ऐसे कुछ सर फैक्ट्स डालने जरूरी है यहाँ पे। और फिर सर इसमें अर्बनाइजेशन के अंदर भी सर 2-3 थीम्स बट जाते हैं, जैसे एक सर स्मार्ट सिटी का थीम हुआ, फिर उसके बाद सर ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन व्हाट द थ्रेट्स वी आर फेसिंग, जैसे हाँ अर्बन फ्लडिंग एंड ऑल। और सर तीसरी चीज जो इसमें आती है अर्बनाइजेशन को लेके कि इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर्स, कि ओल्ड एज पीपल पे क्या इम्पैक्ट है, रूरल एरियाज पे क्या इम्पैक्ट है। तो ऐसे मैंने 3 पिलर्स में इसको किया था। स्मार्ट सिटी पे प्रिपेयर्ड था। तो सर जैसे स्मार्ट सिटी में मैंने क्या किया था, 2-3, अब मैं सारे एग्जांपल्स कोई भी याद नहीं कर सकता है। तो सर जैसे मैंने सोचा था कि मैं इस पे एग्जांपल लिखूंगा कि वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल ऑफ इंदौर, या फिर सर RRTS जो मॉडल है अहमदाबाद की, कि हाउ दे आर ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कर BRTS। तो वो सारे एग्जांपल्स मैंने कोट करने की कोशिश की थी। और सर फिर यहाँ पे अर्बनाइजेशन में यदि इंडिया पे पूछा है तब तो इंडिया पे बोलो, अदरवाइज सर हम लोग थोड़ा उसको वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं कि हाउ द अर्बनाइजेशन इन जापान, जैसे वहाँ पे सर वी हैव अ लॉट ऑफ थीम्स ना, कि सर अर्बन फ्लडिंग का मॉडल नीदरलैंड से ले सकते हैं। तो उस तरीके से सर वी कैन कोट मॉडल्स दैट वी कैन यूज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। राइट। तो इसके लिए मतलब एक तो हो गया, पर सोर्सेज में करंट अफेयर्स या मैगजीन्स या उसके सिवा मतलब क्या, हाउ यू रीड दिस? सर इसके ऊपर व्हाट आई डिड वाज कि सर यहाँ पे तो क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो यदि सर कोई भी कुछ ऐसा हैपहज़ार्ड हैपनिंग हो रही है तो आई कुड रिलेट इट, जैसे सर लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर हुआ था जिस कारण पूरा पोल्यूशन हो गया था। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं अपने दिमाग में हर वक्त सोचते रहता था बिफोर गोइंग फॉर मेंस, कि आई कैन राइट इट देयर, वहाँ पे भूल ना जाओ कुछ अर्बन इश्यूज। हाँ, तो उस टाइप से सर वी कैन ट्राई टू लिंक इट विद करंट अफेयर्स। और यदि आप करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हो तो यदि आप कोई भी मॉक करते हैं सर, तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आपको इनफ है। यस, मतलब कहने की बात ये है कि मॉक तो लिखना ही पड़ेगा। यस, मॉक लिखोगे तो दिमाग आपका, क्योंकि वो हैंड माइंड एंड आई का कोऑर्डिनेशन बैठेगा, एक आध आंसर में नहीं लिख पाऊंगे, दूसरे तीसरे तक आते आते वो ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू। यस सर। चलिए, एक तो ये टॉपिक हो गया, और इसके सिवाय जीएस पेपर 1 के अंदर ही ये इजम्स के सेंट्रिक है। इजम्स में आजकल मतलब कभी कभी बहुत स्टैंडर्ड सवाल आते थे, कभी कभी वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। यस। अब जैसे मुझे याद है कि रीजनलिज्म के केस में उसने पूछा हुआ है, सेकुलरिज्म के केस में पूछा, पहले सिंपल सवाल पूछता था, बोले इंडियन और वेस्टर्न मॉडल के बीच में फर्क क्या है, या ग्लोबलाइजेशन और इसको लिंक अप कर देता है कभी कभी। तो इसको कैसे, मतलब आप तो सोशियोलॉजी है, बट देन अप्रोच इसका आपका कैसा रहा था? सर एक चीज मैं यहाँ पे, जैसे आई विल स्टार्ट विद रीजनलिज्म। सर रीजनलिज्म का यदि कोई भी क्वेश्चन आया तो देयर वी कैन शो इट ऑन अ मैप। राइट। तो सर जैसे मैंने मॉक्स में भी प्रैक्टिस किए थे कि मैं एक इंडिया का मैप बना दूंगा और वहाँ पे दिखा दूंगा कि किस एरिया में कौन सा थ्रेट है। यहाँ पे भी सर हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं, जैसे सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट, या फिर पंजाब में जो कुछ इश्यूज थे, खालिस्तानी इश्यूज। तो यहाँ पे भी सर कुछ गुड एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स याद कर सकते हैं हम लोग। और सर फाइनली डायग्राम्स और मैप्स तो यूज कर ही सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैटिक नोट्स भी होने चाहिए, 2 पेजर, मतलब वो तो तीनों में कॉमन होगा कि वी नीड टू हैव अ 2 पेजर नोट्स ऑन ऑल दीज 3 टॉपिक्स।
राइट सो दैट सर यदि अगर कोई करंट का भी क्वेश्चन आया है वी कैन स्टार्ट इट विथ अ स्टैटिक इंट्रोडक्शन विथ अ डेफिनेशन. तो आई हैड मेड लाइक यहाँ पे सर मैं टीके उमेन एक सोशियोलॉजिस्ट है उनको याद करके गया, कम्युनलिज्म कैलकोट टीके उमेन. उसके बाद रीजनलिज्म में भी आई हैड ट्राइड टू फिगर आउट कि वो इंडियंस कुछ था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट मैंने कुछ नोट्स बना रखे थे कि आई विल कोट दीज पीपल. उसके बाद सर इन क्वेश्चंस में सर क्या होता था कि जनरली अगर वो एनालिटिकल पूछ रहे हैं तो दे विल गिव अ स्टेटमेंट. तो उनको मैं क्या करूंगा सर कि सपोज जहाँ पे कॉमा ब्रेकअप हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आई विल ट्राई टू ब्रेक इट इन सब टॉपिक्स, सब हेडिंग्स, और उन सब हेडिंग्स के ऊपर मैं कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा. सो दैट क्योंकि सर क्या होता है कि एक आप कंटिन्यूअसली 10 पॉइंट लिख रहे हो और एक हो रहा है कि आप ब्रेक करके 5 पॉइंट, तो इट इज अ मोर एफिशिएंट वे ऑफ राइटिंग फॉर मी. वहाँ पे थोड़ा दिमाग भी यू कैन राइट मोर. तो सर मैं यही करता था कि जो क्वेश्चन ऐसे बाउंसर आ रहे हैं जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट इन सब हेडिंग्स, देन राइट फ्यू पॉइंट्स इन दो सब हेडिंग्स, ट्राई टू राइट अ फ्यू कीवर्ड्स, ट्राई टू यूज अ डायग्राम इफ यू कैन. थोड़ा यहाँ पे सर वो डाइसी है, नॉट पॉसिबल एवरी टाइम डायग्राम यूज करना, बट हाँ सर एग्जाम्पल्स और कीवर्ड्स वी कैन यूज इट डेफिनेटली है. और सर यहाँ पे भी PYQs के एटलीस्ट जो क्वेश्चन है उनके तो नोट्स बना ही लेने चाहिए. बहुत अच्छा, मतलब आपने बताया कि एग्जाम्पल सेंट्रिक है, मैप है, रीजनलिज्म है. दोस्तों एक्चुअली ये जो टॉपिक है रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म, वो कुछ टॉपिक्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट है. नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे कुछ जगह पे सिसेशन हुआ, वो भी एक रीजनलिज्म के रूप में है. फिर भाषा आधारित लिंग्विस्टिक विल्सी की शोविनिज्म हुआ और उसके कारण बहुत लैंग्वेज मूवमेंट निकल के आया. तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको इंटरलिंक करके करना पड़ेगा, जैसे हमको उज्जवल जी ने बताया भी है. तो ये एक तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी रही है. ये जो 80-85 दिन है उसमें एक तो जीएस पेपर 1 तो करना ही है, बट देन यू हैव टू डू जीएस 2, 3, 4 एज वेल. तो आपके हिसाब से इसका जीएस पेपर 1, क्योंकि देखो 250 मार्क का पेपर है अल्टीमेटली, जीएस 2 में आप देखोगे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस ही है. 3 में इकोनॉमी, सिक्योरिटी और एनवायरमेंट है, और बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट, और 4 में एथिक्स आ जाता है. तो इसको कितना टाइम, मतलब क्योंकि 85 डेज है, 80 दिन है पकड़ के चलिए, तो इसको कितना टाइम देना चाहिए मतलब कैंडिडेट को बैलेंस करने के लिए? सर यहाँ पे मेरी ये रहेगी कि जो स्टार्टिंग के डेज है, क्योंकि सर प्रीलिम्स में हमने इसका 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग के जो सपोज सर 1 महीना है टिल जून, वहाँ पे सर हम क्या करें कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले एटलीस्ट. हाँ, जब तक वो रिजल्ट और ये सब 15-20 दिन में ये सब, उसमें ये स्टैटिक को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर ले. उसके बाद सर हमारा फोकस होना चाहिए टू राइट एज मच एज यू कैन, क्योंकि सर क्वेश्चन आजकल क्या हो रहा है कि अब GS 1 भी जो थोड़ा स्टैटिक होता था, उसको भी डायनामिक हो गया है, और सर टॉपिक्स इंटरलिंक करके पूछे जा रहे हैं. और ज्योग्राफी में इंडस वैली ट्रीटी पूछ रहा है, और इंडस वैली जो अपनी क्या कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान, 4 साल 5 साल पहले इसमें से सवाल आए हुए. तो नॉर्मली वो हम लोग सोचते थे कि IR में आ जाएगा या GS 3 में कुछ रैंडम पूछेगा, वो GS 1 में पूछ रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के केस. सर इस बार ये पब्लिक सर्विस के वैल्यूज पूछे थे 1 में, पेपर 1 में. और पेपर 1 में सोसाइटी में मार्जिनल सेक्शंस के ऊपर से भी बहुत बार सवाल है, शेड्यूल ट्राइब और उसके कंटेक्स्ट में भी. तो वो नॉर्मली हम पॉलिटी में याद रखते हैं. एक बार पूछा था कि what provisions are made for the scheduled tribes in the constitution of India, elaborate giving 2 examples, और उस तरह से उसने सवाल पूछे हुए. And this time it was कि how it is around 2 axes of development and rehabilitation. Right. तो मेन यही है कि सब इंटरलिंकिंग में और इंटरलिंकिंग के केस. Yes. और न्यूज़पेपर्स आपके हिसाब से अभी भी चालू रखने चाहिए? यस सर, आई बिलीव कि सर न्यूज़पेपर यदि हम पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन को हम लोग एक करंट अफेयर से लिंक कर सकते हैं, एंड दैट विल इनहैंस आवर आंसर एज कंपेयर टू बाकी जो लोग लिख रहे हैं. राइट. तो ये टोटल आपका yes. इस तरह से. एंड सर एक चीज ये रखना है कि हर क्वेश्चन जो हम लोग लिख रहे हैं तो इट शुड नॉट लुक लाइक मोनोटोनस. सर मैं ये करता था कि अगर ये यहाँ पे मैंने ज्यादा पॉइंट्स लिख दिए तो अगली बार मैं ऐसे थोड़ा हब एंड स्पोक मॉडल बना के लिख दूंगा. मतलब उसका प्रेजेंटेशन आप चेंज करते रहो, भाई पैराग्राफ मत छापो. हाँ, ये मेन चीज तो ये है कि आता बहुत सारे लोगों को है, बट हाउ दे प्रेजेंट आल्सो मैटर्स. यस, एंड दैट इज द रीजन आपने ये मतलब ये 23 और 26 में आपने इतना चेंज किया था. यस सर. 23 में यू आर डूइंग राइटिंग इन द सेम वे अराउंड? नो सर, उस वक्त मेरे पास थोड़ा कंटेंट और वो फर्स्ट अटेम्प्ट था. यस. नहीं, बहुत बेहतरीन उज्जवल, बहुत अच्छी आपने टिप्स दी है, और स्टूडेंट्स आप सभी के लिए है. उज्जवल वाज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंसेस एंड ही वाज गिविंग अस द टिप्स अराउंड, एंड ही इज हियर टू हेल्प यू अराउंड टू
प्रिपेयर फॉर द मेंस एज वेल। इवन आप फाउंडेशन भी कर रहे हो तो ये टिप्स हमेशा से ध्यान में रखेगा। आप जब भी 26 में इस बार कर रहे हो अपीयर तो वो तो बात अलग ही है, वो तो फोकस करना ही है, पर 27, 28, 29 फ्यूचर एस्पायरेंट्स है, उन सबको भी इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी Thank you so much, sir. for giving your precious time to us, and students will see you in one more interesting session related to UPSC CSE. Thank you very much. Let's crack it. अगर आप इस बार की मेंस लिख रहे हो तो हम लोग मेंस का QEP क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम भी कंडक्ट करवा रहे हैं एट 9999 9,999 रुपए के अंदर। वी आर हेल्पिंग यू टू कवर द होल मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल। तो आप इसमें भी ज्वाइन करिए। बाकी हमारी नई बैचेस है, आगाज बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, इन सब के अंदर भी आप फाउंडेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप उसके ऊपर क्लिक करके फर्दर आगे बढ़िए।